Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Expert Forces Academy. Hope so you all are well. So in this video we discuss AFNS past experience MCQs part 8. ये past experience MCQs जो हैं वो 2020 से लेकर 2023 के इनिशियल टेस्ट में रिपीट हुए हैं। पार्ट 7 तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकेडमिक MCQs, जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो और इंग्लिश के MCQs शामिल हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आपने इसे लाजमी वॉच करना है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड इज़। सेकेंड पीरियड का सबसे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? तो इसका आंसर है लिथियम। लिथियम इज़ द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच एलिमेंट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, सबसे ज़्यादा ग्रेटर होती है? तो इसका आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच एलिमेंट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। किस एलिमेंट के पास ये टेंडेंसी हाई है कि वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है, यानी किसी को दे देता है? तो इसका आंसर है फ्रांशियम। फ्रांशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। नंबर 4 इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स आर। सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट जो है वो है नोबल गैसेस, ग्रुप 8। ग्रुप 8 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेबल हैं। इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रेशन आर डैश इन नेचर। जितनी भी सेलुलर सिक्रेशंस हैं उनकी नेचर कैसी होती है? तो इसका आंसर है एक्वस या वाटर बेस। यानी जितनी भी सेलुलर सिक्रेशन होती हैं उनकी नेचर एक्वस होती है। एक्वस सोल्यूशन में ही वो अपने काम करती हैं। नेक्स्ट इज़ स्पीडोमीटर इन कार इज़ यूज टू मेजर डैश। कार के अंदर जो स्पीडोमीटर है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है व्हीकल इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई भी आपके पास जो भी व्हीकल हैं उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मालूम करने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अल्कली मेटल विच इज़ लिक्विड एट 50 डिग्री सेल्सियस इज़। ऐसा कौन सा अल्कली मेटल है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड में हो, यानी कि उसकी स्टेट जो है वो लिक्विड हो? तो इसका आंसर है नॉन। यानी ऐसा कोई भी अल्कली मेटल नहीं है जिसकी स्टेट जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में हो। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इन वेलोसिटी सिलेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड डैश टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन वेलोसिटी सिलेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी या फिर परपेंडिकुलर होगी? तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफायर जनरेशन इज़ डैश। स्पोरोफायर जनरेशन का जो फर्स्ट सेल है वो क्या कहलाता है? तो उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे ऊस्पोर। तो बायोलॉजी में जो है वो समटाइम लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो लाइफ साइकिल्स भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज़। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो टोटल तादाद है वो कितनी है? तो ये है 28 एलिमेंट्स। हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल पर ख़त्म होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में अब दो तरह के होते हैं, इनर और आउटर। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो तादाद है वो है 28। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ कम्युनिटीज़ आर डैश कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो ऑर्गेनिजम्स की कौन सी कलेक्शन है? तो वो है डायनामिक। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स मिलकर कम्युनिटीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 13 इज़
व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी द साइन ऑफ चेंज इन एनर्जी इज डैश। जब कोई भी सिस्टम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो क्या होगी, तो वो है पॉजिटिव। देखें, एक होती है उसकी इनिशियल एनर्जी और इसे हम कहेंगे E1, और एक होती है फाइनल एनर्जी यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद E2। अब डेल्टा ई का मतलब है टोटल एनर्जी, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। जब भी कोई सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो चेंज इन एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 14 इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज। क्लोरीन का जो कोवेलेंट रेडियस है वो कितना है, तो इसका आंसर है 99 ppm। नेक्स्ट इज इनसाइड ह्यूमन बॉडी प्लाज्मोडियम अटैक ऑन डैश। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब प्लाज्मोडियम इंटर हो जाता है तो वो किस सेल्स पर जाके सबसे पहले अटैक करता है, तो इसका आंसर है RBCs, रेड ब्लड कार्पसेल्स पर प्लाज्मोडियम जो है वो अटैक करता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय। केमिस्ट्री में लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आप लोग को पता होगा। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो किन साइंटिस्ट ने दी है, तो दो साइंटिस्ट थे, एक थे गैटो गोल्डबर्ग और दूसरे थे पीटर वेज। इन दोनों साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ टिपिकल अटैक मलेरियल पेशेंट फील्स। जब भी कभी टिपिकल अटैक होता है तो और मलेरिया का, और मलेरियल पेशेंट जो है वो क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा यानी कोल्ड फील करते हैं और सेक यानी कि बीमार। क्वेश्चन नंबर 18 इज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन डैश। रदरफोर्ड जो एक साइंटिस्ट हैं, इन्हें केमिस्ट्री की फील्ड में वर्किंग करने पर नोबेल प्राइज़ का इनाम दिया गया था, किस सन में, तो इसका आंसर है 1908 में। 1908 में रदरफोर्ड को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 इज आइसोटॉप यूज्ड फॉर रेडियो एक्शन कार्बन डेटिंग इज। रेडियो एक्शन कार्बन डेटिंग में कौन सा आइसोटॉप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो आइसोटॉप कार्बन के जो है वो दो आइसोटॉप है, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो यहाँ पर जो कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है कार्बन 14 आइसोटॉप। क्वेश्चन नंबर 21 इज एटम ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म डैश। जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और केमिकली कंबाइन होने के बाद वो क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, तो वो बनते हैं केमिकली कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में हमारे पास दो एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो दोनों केमिकली कंबाइन हो जाते हैं यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, एक कंपाउंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन सी जो है इन तीनों में से पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन तीनों में से पॉलीसेक्राइड जो है वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल रहती है यानी कि पानी के अंदर हल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज। जब फोर्स की डायरेक्शन जो है वो, अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन कर रही है, ठीक है, और फोर्स आप उस बॉडी पे लगा रहे हैं वो भी उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मोशन कर रही है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, बॉडी के मोशन की भी और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी भी, तो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अब जो वर्क डन होगा बॉडी का वो क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 24 इज़ वाटर मूव्स इन प्लांट्स बाय। प्लांट्स के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है रूट से लेकर शूट्स तक, तो वो किस वजह से होती है, तो वो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है जिसका नाम है टर्गर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 25 इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन। लैक्टिक एसिड की जो फर्मेंटेशन है वो कहाँ पे होती है, तो इसका आंसर है स्केलेटल मसल। जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं यानी कि नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, फॉर एग्जांपल आप रनिंग करते हैं
तो आपने देखा होगा कि आपका सांस जो है वो फूल जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। लेकिन आप रनिंग कर रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक करने के बजाय वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, और वही लैक्टिक एसिड आपके स्केलेटल मसल में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और फिर आफ्टर एक्सरसाइज या आफ्टर हार्ड वर्किंग आपको जो है वो अपने मसल्स में पेन फील होता है। वो इसी वजह से होता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो आपके स्केलेटल मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 इज ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन, ओजोन जो लेयर है एक अर्थ के इर्द गिर्द वो किस रीजन पे है। तो अर्थ के ऊपर जो लेयर्स हैं उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये काफ़ी सारी लेयर्स हैं। तो ओजोन लेयर जो है वो है स्ट्राटोस्फेयर में। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सिग्नल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट आर डैश। ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पॉन्स है जब वो इन्वायरमेंट से कोई भी सिग्नल लेता है, जैसे कि सीजन्स होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो भी रिस्पॉन्स देता है इन्वायरमेंट का, वो ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है, बिहेवियर। आप इन्वायरमेंट को कोई भी अपना रिस्पॉन्स देंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 28 इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ। हमारी बॉडी का जो मेजर पार्ट है यानी कि ज़्यादा हिस्सा जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है या किस चीज़ पर मुश्तमिल है, तो वो है वाटर। बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो वाटर से मिलकर बना है। द परसेंटेज ऑफ ऑर्गन इन द एटमॉस्फेयर इज, हाँ ऑर्गन जो है उसकी परसेंटेज हवा में कितनी होती है, यानी एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होती है। तो इसका आंसर है 0.9%। हवा में 0.9% ऑर्गन मौजूद है। नेक्स्ट इज एसिड रेन हैज़ pH ऑफ, एसिड रेन की जो pH है या pH की वैल्यू वो क्या है, 4। तो हमारे पास जो pH का स्केल होता है वो क्या होता है, 0 to 14। 0 से लेकर 6 तक जो है वो क्या होंगे, एसिड। 7 न्यूट्रल होता है जैसे कि वाटर, और 7 से अबव अगर pH हो तो वो सब क्या कहलाए जाएंगे, बेस। क्वेश्चन नंबर 31 इज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द इंजाइमेटिक रिएक्शन इज। अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो बॉडी के अंदर जो इंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहे हैं उनकी भी रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, यानी उनका रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। नेक्स्ट इज़ pH ऑफ अमोनिया सोल्यूशन इज़। अमोनिया का आप एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और फिर उसकी pH फाइंड करनी है आपने। तो जब आप उसकी pH फाइंड कर लेंगे तो उसकी pH क्या आएगी, 11। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 7 से अबव pH हो जाए तो वो क्या हो जाता है, बेस। इसका मतलब अमोनिया क्या है, एक बेस है। नेक्स्ट इज़ वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़। वर्क डन यानी कि जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी है उस पर फोर्स लग रही है और फोर्स लगाने की वजह से वो फासला कवर कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो, पैरेलल हो, यानी उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी एंड एसिड इट। लिविस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो क्या है, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशी, यानी कि जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उसे लिविस ने क्या कहा था, एसिड कहा था। नेक्स्ट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच इज डैश। वॉच की जो स्प्रिंग है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, तो वो होती है इलास्टिक एनर्जी। नेक्स्ट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी इज डैश। टाइडल एनर्जी की जो ओरिजिनल सोर्स है यानी जो इसका मेजर सोर्स है वो क्या है, मून। सो मून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ब्रीथिंग जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, तो ब्रीथिंग एग्जाम्पल है वेंटिलेशन की। क्वेश्चन नंबर 38 इज इफ़ मास ऑफ मूविंग बॉडी इज़ डबल देन काइनेटिक एनर्जी बिकम।
अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है और उस मूविंग बॉडी का मास जो है वो डबल कर दिया जाए तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कितनी इंक्रीज़ होगी, 4th टाइम। यानी कि अगर मास आपने डबल कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला आप लोग को याद हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो मास अगर डबल है तो v के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी उसका भी डबल हो जाएगा, यानी कि 4th टाइम इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज द लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी ऑफ मैन आर कंपोज ऑफ द ह्यूमन बीइंग की जो चेस्ट कैविटी है उसकी लेटरल वॉल्स जो है वो किससे मिलकर बनती है, तो उसमें हमारे पास होता है रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम जो है वो किससे मिलकर बनते हैं, तो ये है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज, सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 42 इज हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू फॉर्म 8 मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। आपने अगर 8 मोलिक्यूल बनाने हैं यूरिया के तो बताएं आपको कितने मोलिक्यूल अमोनिया के रिक्वायर्ड होंगे। तो अमोनिया हमारे पास कितने मोलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, डबल। ठीक है, यानी कि अगर आपको 8 मोलिक्यूल बनाने हैं यूरिया के तो 16 मोलिक्यूल आपको अमोनिया के चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 इज यूरिया इज़ आ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डैश। यूरिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मोस्टली यूरिया में कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 44 इज स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड डैश। टिश्यू की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं, या उसके लिए जो स्पेसिफिक ब्रांच है उसका नाम क्या है, तो वो है हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 45 इज a submetacentric chromosome has centromer dash। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका सेंट्रोमर कैसा होता है, तो इसका आंसर है स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर आपने क्रोमोसोम्स देखा हो तो क्रोमोसोम एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है और बीच में एक पॉइंट होता है सेंट्रोमर्स, जो कि जहाँ से दोनों स्ट्रैंड क्रोमोसोम के जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमर। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें हमारे पास जो आर्म्स होती है क्रोमोसोम्स की वो इक्वल नहीं होती, स्लाइटली सेंटर से थोड़ी सी दूर होती है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 47 इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम डैश। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम लिक्विड में से सॉलिड मटेरियल को क्या कर लें, सेपरेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 48 इज हीमोग्लोबिन कंटेन डैश आयरन एटम। एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन के एटम मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर है 4। हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में आयरन के 4 एटम होते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्व ऑफ हार्ट इज, हार्ट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्व है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आयोटिक वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 50 इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स। एक जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो उस मॉलिक्यूल की डिटरमाइन करते हैं एटॉमिसिटी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे उतनी ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो व्यूअर्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एकेडमिक एमसीक्यूज़ जो कि एएफएनएस के पास्ट एक्सपीरियंस टेस्ट में आ चुके हैं। आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।